अभिव्यक्ति पीसीएस। दोस्तों, योद्धा बैच के अंतर्गत यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 की मेंस आंसर राइटिंग हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे एक बेस्ट आंसर लिखा जा सकता है, कैसे हम इस किसी क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है, और इसमें एक टेस्ट भी हुआ था जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, एक एक करके बारी बारी से हम सारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा करते हुए वित्त आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपका है, पहला जो पार्ट है, बेसिकली क्वेश्चन नहीं, पार्ट जो पहला है वो है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा कीजिए। ठीक, सबसे पहले आप जो है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में बताएंगे, फिर वित्त आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। किस संदर्भ में? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के संदर्भ में। ठीक, तो यानी कि 2 चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आंसर। तो आपके सामने ये भूमिका दे रखी है, इंट्रो थोड़ा सा दे रखा है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु अनुच्छेद 263 से 293 के मध्य केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। अब बेसिकली यहाँ पर बताने की क्या कोशिश की गई है कि जो भारतीय संविधान है, अब देखिए इंट्रो जब भी आप लिखिए, ठीक है, अगर उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, आपको पता है, तो उससे बेस्ट क्या ही होगा, इंट्रो देना, है ना। तो जैसे ये है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। ठीक, यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पता है कि अनुच्छेद 263 से 293 के बीच केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। तो आप यहीं से ही इंट्रो उठा लीजिए। ठीक, सीधे लिखिए कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुच्छेद फला यानी 263 से 293 के मध्य केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के प्रावधान दे रखे हैं। ठीक, अब एग्जामिनर जब ये आपकी भूमिका पढ़ेगा तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पता है। ठीक है, तो फिर वो जो है आगे बढ़ेगा पढ़ने के लिए। और अगर आपने ऐसी लफाजी की है तो फिर बहुत विशेष क्वेश्चन को नहीं देखेगा और फिर जनरली ओवरव्यू करते हुए पढ़ता जाएगा। तो आपको अगर एग्जामिनर को फोकस कराना है कि आपने आंसर लिखा है, तो आपको भूमिका अच्छी लिखनी पड़ेगी ही पड़ेगी, और जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आप बता सकते हैं, कोई इंडेक्स या रिपोर्ट से शुरू कर सकते हैं, या मान लीजिए किसी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन, परिभाषा लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये 3-4 फॉर्मेट ऐसे हैं जो बेस्ट होते हैं, जो आपको टॉपर्स की कॉपी में भी दिखाई देंगे। ठीक है, पीएचडी नहीं करनी है आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है कि इस व्यवस्था, अब आपका जो है मेन पार्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आप वित्तीय संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इस व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जो कि एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। ठीक, अब आप दूसरे जो पार्ट के लिए लगभग प्रवेश कर रहे हैं। ठीक, दूसरा पार्ट क्या था? वित्त आयोग की भूमिका को लेकर के। तो आपने यहाँ पे बताया कि वित्त आयोग का प्रोविज़न 280 अनुच्छेद नंबर 280 में दिया हुआ है, जिसका गठन राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक, राष्ट्रपति करेगा। और ये जो वित्त आयोग है वो अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। अर्ध न्याय किस संदर्भ में? कि आर्थिक न्याय तो कर ही रहा है, अगर इसकी सिफारिशें मान ली जाती हैं तो राज्यों के मध्य जो शुद्ध करों का आवंटन है, ठीक है, या आगम का जो आवंटन है, वो तो ये सिफारिश कर ही रहा है, तो अर्ध न्यायिक रूप से तो सलाह दे ही रहा है। और सलाहकारी निकाय है, यानी कि इसके फैसले सरकार के ऊपर हैं कि वो मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन वित्तीय संबंधों को लेकर के ये सुप्रीम बॉडी है जो कि सलाह देती है, और अधिकतर सरकार इसे मानती भी है ना। तो आपने ये स्टार्ट करा। अब चूँकि पूछा है कि वित्त आयोग की भूमिका क्या है, तो हम लोग इसी हेडिंग के अंतर्गत यही बात मैं बताना चाह रहा था बैच में भी, कि वित्त आयोग की केंद्र राज्य संबंधी सिफारिशें। ठीक, अब सिफारिशें ही भूमिका बनेंगी धीरे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि क्या सिफारिशें ये करता है, तभी तो आप भूमिका समझेंगे कि इसकी भूमिका क्या है। तो हमने यहाँ पर इस हेडिंग के अंतर्गत इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की। ठीक, तो पहले देख लेते हैं कि क्या सिफारिशें ये करता है एक्चुअल में। तो ये है सिफारिशें। पहला पॉइंट है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों का शुद्ध आगमों का वितरण एवं राज्य के मध्य इसका आवंटन। ठीक, जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, उनका राज्यों के मध्य जो बंटवारा है, उसको ये जो है सलाह दे करके बताता है कि कैसे वितरण करना है, कितने % वितरण करना है। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान की सिफारिश करना। ठीक, अब मान लीजिए राज्यों को कुछ अनुदान की या सहायता अनुदान की आवश्यकता है, तो यही सिफारिश करता है कि संचित निधि से भारत सरकार दे। तो एक काम ये भी है। इसके अलावा क्या काम है इसका, या क्या सिफारिशें देता है? नगर पालिका एवं पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य संचित निधि के संवर्धन हेतु उपाय, यानी कि जो लोकल बॉडीज़ हैं,
ठीक है, पंचायत हैं ग्राम स्तर पर और शहर में नगर पालिका, इनके संसाधनों की अगर आपूर्ति करनी है जो कि राज्य संचित निधि पे भारी है, तो राज्य संचित निधि के संवर्धन के प्रयास के उपाय ये बताता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य विषय के संबंध में सिफारिशें। अब मान लीजिए राष्ट्रपति ने वित्त संबंधी कोई विषय है उसके संबंध में सिफारिशें देने को या सलाह मांगी है, तो उसमें भी ये सिफारिशें देता है। तो ये जो है आपका मोटा मोटा वित्त आयोग का कार्य है केंद्र राज्य संबंध को लेकर के। ठीक है, ये सलाह देता है। अब इसकी भूमिका क्या नज़र आती है, हम इसको सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट है उसके हिसाब से समझेंगे। ठीक है, तो वो ये हेडिंग है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये जो है भूमिका निभा रहा है या क्या भूमिका निभा रहा है। तो पहला है कि वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को मजबूत करता है या करना। ठीक, तो कैसे राजकोषीय संघवाद को मजबूत करता है, जो करों का जो आवंटन हो रहा है राज्यों के मध्य, ठीक है, उस बारे में ये सलाह दे रहा है। तो राजकोषीय संघवाद को ही तो ये मजबूत कर रहा है। या एक पॉइंट इसमें और ऊपर था कि राजस्व में सहायता अनुदान के लिए सिफारिश करता है। किसको, राज्यों के लिए। तो राज्यों को ज़रूरत पड़ रही है, तो ये जब सहायता राशि के लिए सिफारिश करता है तब भी तो राजकोषीय संघवाद मजबूत हो रहा है। तो ये पॉइंट वैलिड है, ये इसकी भूमिका है, सही बात है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है कि राज्यों के मध्य असमानताओं एवं अवसरणात्मक असंतुलन दूर करने में सहयोग की भूमिका। ठीक, अब राज्यों के मध्य असमानताओं, जैसे कि जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं या साउथ के स्टेट हैं, उनमें अंतर यह है कि कुछ नॉर्थ के स्टेट ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा टैक्सेस या रेवेन्यू नहीं कलेक्ट होता लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, अवसरचनात्मक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, तो इनको कर से जो राशि है उनको ज़्यादा आवंटित कर अवसरचनात्मक जो सुधार की ज़रूरत है वो पूरी करने में मदद करता है। ठीक, तो ये भी एक बात है, तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा क्या है कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना। अब ये वाला आप पॉइंट देखिए ऊपर वाला, नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य संचित निधि के संवर्धन हेतु उपाय। अब ये जब उपाय बताएगा कि कैसे संचित निधि का संवर्धन करें जिससे नगर पालिका एवं पंचायतों को संसाधन मुहैया कराए जा सके, तो स्थानीय स्वशासन को भी मजबूत कर रहा है, बिल्कुल सही है भूमिका इसकी। ठीक, इसके अलावा क्या, अर्धन्यायिक तंत्र के रूप में आर्थिक न्याय दिलाने में, तो जाहिर सी बात है अर्धन्यायिक अभी आपको बताया था, अर्धन्यायिक तंत्र के रूप में काम कर ही रहा है। तो ये एक बात हो गई, आर्थिक न्याय दे रहा है, एटलीस्ट सिफारिश कर रहा है। तो अगर केंद्र सरकार इस चीज़ को मानती है तो आर्थिक न्याय तो दिलाने में हेल्प कर ही रहा है, तो ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है उस संदर्भ में। इसके अलावा क्या, कुशल वैज्ञानिक वित्तीय ढांचा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका। अब जो वित्त आयोग के सदस्य हैं उनकी जो सिफारिशें हैं वो ऐसे कोई भी सदस्य नहीं एंटर उसमें करते हैं। ठीक है, उनके लिए कुछ जो है क्वालिफिकेशंस हैं, वो ज़रूरत होती तब वित्त आयोग के सदस्य बनते हैं। ठीक है, 4 सदस्य जो भी होते हैं एक अध्यक्ष के साथ। ठीक, तो ये जो कुशल वैज्ञानिक वित्तीय सलाह देंगे तभी जा करके जो करों के आवंटनों की बात होती है या सिफारिशें होती हैं ये भेजी जाती हैं केंद्र सरकार के पास। तो पढ़े लिखे लोग बेसिकली यहाँ पर वित्तीय ढांचों के रूप में शामिल हैं, तो एक ये पॉइंट भी वैलिड होता है। ठीक है, तो ये आपने वित्तीय आयोग की भूमिका भी बता दी। ठीक, अब देखिए, अब एक पॉइंट आप हाल ही में करंट का जोड़ करके भी आगे बता सकते हैं क्या, जैसे कि हाल ही में वित्त आयोग जो 15वां वित्त आयोग है, ठीक है, ने कुल राजस्व में राज्यों के हिस्से को 42% से 41% की सिफारिश की है। ठीक, जिसमें 1% का समायोजन जम्मू कश्मीर जो हमारी यूटी बनी है नई, ठीक है, उसके लिए किया गया है। तो 1% जब ये जम्मू कश्मीर के लिए एक्स्ट्रा हुआ तो वो 42 से 41% हुआ, ताकि एक इनमें हो जाए, इनको दिया जा सके। ठीक, तो ये आपने करंट से जोड़ के दिखाया और एग्जामिनर को ये बताया कि हाँ करंट में क्या चल रहा है इस आयोग के संबंध में या केंद्र राज्य संबंध में आयोग की जो भूमिका है उस संदर्भ में आपने ये करंट में एक पॉइंट बता दिया। ठीक, इसके अलावा क्या, इन बंटवारों को, ये जो 41% का जो वो दिया जा रहा है, इसको निम्न आधार पर जो है तय किया जाता है। तो आपने वो आधार बताया क्या, कि जनसंख्या के आधार पर, आय में अंतर के आधार पर, वन एवं पारिस्थितिकी के आधार पर, जनसांख्यिकी प्रदर्शन के आधार पर और कर संग्रह के प्रयास के आधार पर, इन आधार पर बेसिकली जो है करों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, या राशि का आवंटन किया जाता है जो कि राज्यों में बांटी जाती है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये आपने पॉइंट बता दिया भूमिका के रूप में, करंट का जो स्टेटमेंट है वो भी आपने बताया। अब आपको निष्कर्ष लिख देना है। ठीक, दोनों पार्ट हो गए हैं, हुए हैं ना, देख लीजिए। केंद्र राज्य संबंध में आपने चर्चा कर ली, उसके बाद वित्त आयोग की जो भूमिका थी, उससे पहले की सिफारिश क्या करता है आप ये तो समझ लें, वो बताया आपने, फिर आपने भूमिका बता दी और फिर करंट से जोड़ा और आपने आखिरी में निष्कर्ष लिख दिया यहाँ पे। ठीक, कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भले ही वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की हों, किंतु फिर भी वह राजकोषीय संघवाद को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है।
तो ये आपने यहाँ पर आंसर अपना कंप्लीट किया। ऐसे लिखना था आपको आंसर, कि आपका आंसर पढ़ने के बाद एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ इस टॉपिक के संदर्भ में और क्वेश्चन जो मैंने पूछा है उसका आंसर स्टूडेंट को आता है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।